Hello everyone, I hope all you are good at home. Today we are going to discuss our next topic, that is analytical method. Analytical method of vector addition. हम उस टॉपिक को आज डिस्कस करेंगे. तो क्या है ये एनालिटिकल मेथड? एनालिटिकल या फिर इसको हम बोल सकते हैं मैथमेटिकल मेथड. क्या बोल सकते हैं? मैथमेटिकल मेथड. जो हमने दो मेथड्स पढ़े थे वेक्टर को ऐड करने के, उनमें से एक मेथड तो क्या था? एक मेथड तो था कि आप लोग ग्राफ का यूज कीजिए और फिर ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को अप्लाई कीजिए. बट हर जगह हम ग्राफ को लेके नहीं घूम सकते, हर जगह हमारे पास पेंसिल रबर स्केल शॉर्पनर वगैरह नहीं हो सकते. तो ये उसका एक दूसरा क्या है, टाइप है कि आप मैथमेटिकली भी सिर्फ एक पेन की हेल्प से भी वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं. कैसे ऐड कर सकते हैं वो अब हम देखते हैं. जैसे हमारे पास एक वेक्टर गिवन है a, इसके दो कंपोनेंट्स हैं हमारे पास. एक है ax जो x डायरेक्शन में है और एक है ay जो y डायरेक्शन में है. ऐसे एक दूसरा वेक्टर है b जिसका एक कंपोनेंट है bx x डायरेक्शन में और by y डायरेक्शन में. अब हमें इन्हें ऐड करना है. क्या करना है? हमें इन्हें ऐड. तो इन्हें ऐड करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ इनके कंपोनेंट्स को ऐड करना है. कंपोनेंट्स को क्या करना है? ऐड. जैसे अगर इन दोनों का हमें रिजल्टेंट निकालना है तो रिजल्टेंट ऑफ आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर. ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर. तो आर वेक्टर क्या आ जाएगा? आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप. ऐड करने का भी एक प्रोसेस होता है. जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या गिवन है? हमारे पास यहाँ पे गिवन है बी एक्स आई कैप. ये क्या है? ए वाई जे कैप. ये क्या है हमारे पास? ए वाई जे कैप. तो हमें इसको भी क्या करना है? ऐड करना है. तो हमेशा हमें क्या ध्यान रखना है कि जो हम ऐड कर रहे हैं उस पर आपको कंपोनेंट्स को ऐड करना है. यानी x डायरेक्शन वाला कंपोनेंट ऐड होगा x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन वाला कंपोनेंट ऐड होगा y डायरेक्शन में. तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या निकल के आएगा? ax प्लस bx इंटू आई कैप प्लस ay प्लस by इंटू जे कैप. इस तरह से हमारे पास रिजल्टेंट निकल के आ जाएगा. और इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं क्या? अगर ये रिजल्टेंट x डायरेक्शन में है तो rx i कैप और ये ry j कैप. इस तरह से भी हम इस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. यहाँ पे rx तो किसके इक्वल है? ax प्लस bx के. और ry किसके इक्वल है? ay प्लस by के. इस मेथड से भी हम इनको ऐड या सेपरेट कर सकते हैं. और एक और चीज, अगर इन्हें सेपरेट करना, अगर इन्हें क्या करना हो? सेपरेट करना हो, तो सेपरेट करने के लिए भी हम सेम मेथडोलॉजी अप्लाई कर सकते हैं. जैसे इन दोनों वेक्टर्स को हमें सेपरेट करना है तो r वेक्टर इज इक्वल्स टू a वेक्टर माइनस b वेक्टर. तो इनके कंपोनेंट्स को ही हमें सेपरेट करना पड़ेगा. तो क्या आएगा रिजल्टेंट? ax माइनस bx इंटू आई कैप प्लस ay माइनस by इंटू जे कैप. इस तरह से क्या आ गया? इसका रिजल्टेंट आ गया. क्लियर है सबको? तो इस तरह से हम इसका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं. अब एक क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं इसको. जैसे हमारे पास एक x वेक्टर गिवन है. x वेक्टर हमारे पास गिवन है 2i कैप प्लस 3j कैप और एक y वेक्टर हमारे पास गिवन है 3i कैप माइनस 3j कैप. तो अब हमारे पास रिजल्टेंट हमें निकालना है. क्या निकालना है? रिजल्टेंट. इन दोनों को ऐड करना है. तो रिजल्टेंट वेक्टर किसके इक्वल आएगा? x वेक्टर प्लस y वेक्टर. इन दोनों पे x कोऑर्डिनेट्स को ऐड किया 2 प्लस 3 i कैप प्लस इन दोनों के y कोऑर्डिनेट को ऐड किया 3 माइनस 3 j कैप. तो 2 प्लस 3 5 i कैप प्लस 0. तो रिजल्टेंट कितना आ गया? 5 i कैप. क्या मतलब है इसका? कि रिजल्टेंट सिर्फ और सिर्फ कौन से डायरेक्शन में आ रहा है? x डायरेक्शन में आ रहा है. क्लियर है? अब ये बात थी 2 डायमेंशनल वेक्टर को जब हमने ऐड किया. बट वेक्टर कैन बी 3 डायमेंशन डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ मोशन.
अगर मोशन 3 डायमेंशन होगा तो वेक्टर भी कौन सा होगा, 3 डायमेंशन वाला होगा। तो 3 डायमेंशन का वेक्टर हम देखते हैं। जैसे एक वेक्टर है तो इसके 3 कंपोनेंट्स ax आएंगे, दूसरा ay और तीसरा az। ये 3 कंपोनेंट हमारे पास हो गए a वेक्टर के। इसी तरह b वेक्टर के भी 3 कंपोनेंट्स होंगे, bx i कैप, by j कैप और bz k कैप। ये इसके कंपोनेंट्स हो गए। अब हमें इन्हें ऐड करना है, तो इन्हें भी ऐड करने का सेम प्रोसीजर है। क्या, आई कैप वाले कंपोनेंट्स को यानी एक्स वाले कंपोनेंट्स को ऐड कर दीजिए, फिर वाई वाले को कर दीजिए और फिर जेड वाले को कर दीजिए। तो रिजल्टेंट क्या आएगा, तो रिजल्टेंट क्या आएगा यहाँ पे देखिए। तो आर इक्वल्स टू ए प्लस बी, हमें ऐड करना है। ऐड करने के बाद क्या आएगा, ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप, फिर ए वाई प्लस बी वाई जे कैप और बी ए जेड प्लस बी जेड के कैप। ये क्या आ जाएगा, इसका रिजल्टेंट आ जाएगा। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? इसको अब एक मैथमेटिकल फॉर्मूले में देखते हैं। मैथमेटिकल फॉर्मूले में जैसे अगर हमने दो वेक्टर्स अज्यूम किए, एक वेक्टर हमारे पास क्या है, ए वेक्टर है हमारे पास 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 3k कैप, और दूसरा वेक्टर है हमारे पास -2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। तो अब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो सिंपल सा काम है, यूनिट वेक्टर्स के कोफिशिएंट्स को आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। तो रिजल्टेंट क्या आएगा यहाँ पर, 2 - 2i कैप, फिर -3 प्लस 3j कैप और प्लस 3 प्लस 4k कैप। तो आ वेक्टर इक्वल क्या आ जाएगा, 0 प्लस 0 प्लस 7k कैप। तो रिजल्ट क्या आ गया, 7k कैप रिजल्टेंट। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से हम इसका रिजल्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। एनालिटिकल मेथड इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एनालिटिकल मेथड। इसके अलावा जैसे हमने पैरेललोग्राम लॉ को देखा था, जब वेक्टर्स इंक्लाइंड होते हैं और अगर हमें एंगल की वैल्यू गिवन रहती है तो हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं। वो फॉर्मूला अब हम डिराइव करते हैं। क्या होता है वो सिर्फ मैथमेटिकल फॉर्म होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का। उसको हम एज ए ट्रायंगल लॉ भी यूज कर सकते हैं। क्लियर ऑल ऑफ यू? तो अब वो देखते हैं अब हम लोग। अब हम इनका ग्राफिकल मेथड जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हमने पढ़ा था उसका मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं। कैसे, ध्यान से देखिएगा बोर्ड के ऊपर। इसका क्या है, मैथमेटिकल एनालिसिस किसका, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का। तो कैसे करेंगे, हमने क्या अज्यूम किया कि ये पॉइंट है और इस पॉइंट पे दो वेक्टर्स कनेक्टेड हैं। कितने वेक्टर्स कनेक्टेड हैं, 2। ये पॉइंट दिखाई दे रहा है, इस एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है, लेट दिस बी p वेक्टर, और दूसरा वेक्टर इस डायरेक्शन में है, लेट दिस बी q वेक्टर। ये दो क्या हैं, इनके वेक्टर्स। इन दोनों वेक्टर्स की को हमें ऐड करना है मैथमेटिकली। तो जैसे हमने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में किया था वैसे ही हम यहाँ पे कर रहे हैं। हमने क्या किया, इस तरह से यहाँ पे एक पैरेलल ड्रॉ कर दिया। कौन से वेक्टर के, q वेक्टर के। फिर इस लाइन को हमने थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर दिया और यहाँ से इस तरह एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। क्या ड्रॉ कर दिया, परपेंडिकुलर। और दूसरा जो हम p वेक्टर के पैरेलल ड्रॉ करते हैं, तो ये हमने p वेक्टर के पैरेलल इसको ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये वेक्टर्स को हमने इस तरह से ड्रॉ कर दिया। ये लाइन कौन सा वेक्टर है, q वेक्टर। तो ये लाइन हो गई हमारे पास q वेक्टर। ऊपर वाली लाइन कौन सी है, p वेक्टर। अब हमने क्या किया कि इसके अंदर हमने डायगोनल ड्रॉ कर दिया। डायगोनल किसको रिप्रेजेंट करता है, रिजल्टेंट को। तो डायगोनल की डायरेक्शन भी यही होगी। तो ये क्या हो गया हमारा, रिजल्टेंट हो गया। ये क्या हो गया, रिजल्टेंट। अभी तक हमने सिर्फ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में ये दोनों परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए हैं। इज दैट क्लियर? अब हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, इन सभी पॉइंट्स के नाम लिख देते हैं। जैसे ये पॉइंट है, लेट दिस पॉइंट बी ए, let this point be B, let this be C, let this be D and let this be E point। हमने इन सभी के नाम लिख दिए। अब यहाँ पे ये एंगल हमें गिवन है कौन सा, ये जो P और Q के बीच में ये जो एंगल है, इस वेक्टर को हमने इस एंगल को क्या मार्क कर दिया, let this be थीटा। इस एंगल को हमने कितना मान लिया,
थीटा। तो और जो रिजल्टेंट के साथ एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल, इसको हमने क्या मान लिया, अल्फा। अब ये लाइन जो ए ही है वो बी डी के क्या है, पैरेलल है। ए ही क्या है, बी डी के पैरेलल है। तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से हमने इन एंगल्स को मार्क किया। अब जो हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में करते हैं, ये लाइन कौन से वेक्टर की लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्यू वेक्टर की लेंथ को। तो कैन वी से दिस BD इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू वेक्टर, बिल्कुल बोल सकते हैं। BD क्या है, क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। हम मैग्नीट्यूड की लेंथ को ही क्या करते थे, वहां पर मेजर करके ग्राफ के ऊपर प्लॉट करते थे। तो ये हो गया। अब इसमें हम देखते हैं आगे कुछ ट्राइंगल्स यहाँ पर बन रहे हैं। तो जैसे हम एक ट्राइंगल देखते हैं, एक ट्राइंगल है हमारे पास एन ट्राइंगल BCD, दिखाई दे रहा है ये ट्राइंगल, एन ट्राइंगल BCD। ये वाला जो ट्राइंगल है ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, तो ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। अब इसमें एक एंगल बन रहा है थीटा। कौन सा एंगल बन रहा है, थीटा। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर BCD ट्राइंगल के अंदर कि cos थीटा इज इक्वल्स टू, cos थीटा किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो BC अपॉन ये क्या है, BD। तो यहां से हमारे पास BC की वैल्यू क्या आ जाएगी, BD cos थीटा। BD ये क्या है, Q वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो Q इंटू cos थीटा। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। इसी तरह वापस इसी ट्राइंगल में हम क्या लिख सकते हैं कि sin थीटा की हमने वैल्यू निकालनी है। तो sin थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये क्या आ जाएगा, CD अपॉन BD। तो यहां से BD की वैल्यू क्या आ जाएगी, सॉरी CD की वैल्यू निकालनी है हमें। तो CD की वैल्यू क्या आ जाएगी, BD sin थीटा। ये वैल्यू आ गई। BD क्या है, अगेन Q वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो CD इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, Q इंटू sin थीटा। ये हमारे पास एक और इक्वेशन आ गई। लेट दिस बी सेकंड इक्वेशन। अब अगर हम इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर AC इज इक्वल्स टू AB प्लस BC। जो AC लेंथ है वो किसके इक्वल है, AB प्लस BC के। क्लियर है? तो AB तो हमारे पास कितना है, AB किसके मैग्नीट्यूड के इक्वल है, P के। तो AB तो P आ गया। BC किसके इक्वल है, अभी हमने देखा Q cos थीटा। तो AC इक्वल्स टू आ गया P प्लस Q cos थीटा। इज दैट क्लियर? तो ये हमारे पास एक और इक्वेशन आ गई। अब हमारे पास AC की वैल्यू है, CD की वैल्यू है, और जो हमारा रिजल्टेंट है वो क्या है, R। कौन सा, AD। तो हम क्या कर रहे हैं, अब हम लोग इस ट्राइंगल के अंदर जाते हैं, एन ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल है, ACD। कौन सा ट्राइंगल है, ACD। इसके अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई करते हैं। कौन सी थ्योरम को, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, द स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर एंड द बेस, द स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड स्क्वायर ऑफ बेस इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस। और इन अदर वर्ड्स हमने क्या पढ़ा है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू किसके स्क्वायर का इक्वल होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर, परपेंडिकुलर है हमारे पास CD। बेस कितना है हमारे पास पूरा इस ट्राइंगल में, AC। और हाइपोटेनस कितना है, AD। तो ये किसके इक्वल आ गया, AD के स्क्वायर। इज दैट क्लियर? नाउ CD की वैल्यू किसके इक्वल है, Q sin थीटा के। AC की वैल्यू किसके इक्वल है, P प्लस Q cos थीटा के। तो हम क्या लिख सकते हैं कि AD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, AD का स्क्वायर किसके इक्वल है, CD क्या है, Q sin थीटा। तो Q sin थीटा के होल स्क्वायर। AC क्या है, P प्लस Q cos थीटा, P प्लस Q cos थीटा। ये लिख सकते हैं। AD किसके इक्वल है, AD हमारे रिजल्टेंट के। तो ये क्या आ गया यहाँ पर, रिजल्टेंट का स्क्वायर। Q sin थीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। P प्लस Q cos थीटा का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा।
प्लस 2pq cos थीटा। ये आ गया हमारे पास, यहाँ तक प्रॉब्लम। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट के स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ये p और q क्या है, यहाँ पर p और q वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब ये q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये q स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा है, इनमें से q स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के। तो ये क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ r स्क्वायर इज इक्वल्स टू किसके इक्वल आ गया, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। ये आ गया हमारे पास। अब ये आ गया हमारे पास p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। अब अगर हमें r की वैल्यू निकालनी है तो r इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, r इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। ये इसका क्या है, मैग्नीट्यूड है। हमने क्या निकाला, हमने यहाँ पर r का मैग्नीट्यूड, क्या निकाला हमने, r का मैग्नीट्यूड। तो ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है p के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के प्लस q के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के प्लस 2 इंटू पी का मैग्नीट्यूड इंटू क्यू का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन p एंड q वेक्टर। p और q वेक्टर के बीच में जो एंगल है, ये वेक्टर हमारे पास p था, ये q है, इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो कौन सा है, थीटा। वो एंगल कौन सा है, थीटा। तो हमने r वेक्टर का क्या निकाल लिया, मैग्नीट्यूड, जो किसके इक्वल आ गया, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा के। क्लियर है। अब मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया, अब हमें डायरेक्शन भी निकालनी है। क्या निकालनी है, डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब कि ये जो r वेक्टर है ये हॉरिजॉन्टल से कितना इंक्लाइन है, यानी हमें अल्फा निकालना है। क्या निकालना है, अल्फा। तो एक ट्राइंगल हमारे पास है, ट्राइंगल कौन सा है, सेम ACD। इन ट्राइंगल ACD हम पहले निकाल रहे हैं इसमें tan अल्फा की। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, CD, बेस कितना है, AC। तो CD अपॉन AC। CD कितना है, Q sin थीटा, और AC कितना है, AC P प्लस Q cos थीटा। तो P प्लस Q cos थीटा। तो tan अल्फा हमारे पास कितना आ गया, tan अल्फा इज इक्वल्स टू Q sin थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q sin थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा, और इसका क्या है, tan इनवर्स। क्या है साथ में, tan इनवर्स। अब जैसे मान लीजिए कि इस ब्रैकेट की वैल्यू 1 आ गई, इस ब्रैकेट की वैल्यू कितनी आ गई, 1। एक एग्जांपल है सिर्फ छोटा सा, अगर इसकी वैल्यू 1 आ गई तो tan की वैल्यू 1 कब होती है, 45 डिग्री के ऊपर। तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45 डिग्री। इस तरह से हम एंगल निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, एंगल। ये क्या था, मैथमेटिकल फार्मूला फॉर वेक्टर एडिशन। जब दो वेक्टर्स इंक्लाइन हो थीटा डिग्री के ऊपर। क्लियर है सबको। तो वापस एक बार इसको शॉर्ट में देख लीजिए। क्या किया हमने, एक वेक्टर p था, एक वेक्टर q था, इन दोनों को हमने टेल से कनेक्ट किया पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग। फिर इसका पैरेलल ड्रॉ किया, इसका पैरेलल ड्रॉ किया, यहाँ से परपेंडिकुलर इसको आगे बढ़ा दिया। एंगल्स को मार्क करने के बाद हमने पहले क्या निकाला, हमने BC और CD की वैल्यू निकाली, फिर हमने AC की वैल्यू निकाली, फिर ट्राइंगल ACD के अंदर हमने पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई किया और हमारे पास क्या आ गया, रिजल्टेंट आ गया। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं बार बार रिजल्टेंट निकालने के लिए। क्या, R का मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। और ये सब p और q के सबके क्या है, ये मैग्नीट्यूड्स हैं, इनकी लेंथ है। इनकी लेंथ कितनी है वो क्वेश्चन में मेंशन होगी तब। और tan अल्फा इज द डायरेक्शन। डायरेक्शन हमने किसके बेसिस पे निकाली, रिजल्टेंट के बेसिस पे कि रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल से कितना डिग्री इंक्लाइंड है। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू। अब हम देखते हैं वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, ये सब जब एक मोशन 2 डायमेंशन में होता है तो हम उनको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी हमने देखा कि कैसे हम मैथमेटिकली पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को डिराइव कर सकते हैं,
और कैसे जो फॉर्मूला आया उसको याद रख के हम डायरेक्टली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। इन सभी चीज़ों को हम वेक्टर से कैसे सॉल्व आउट कर सकते हैं और कैसे इनको समझ सकते हैं। तो एक डायग्राम मैं बना रहा हूँ, 2 डायमेंशन मोशन है। कौन सा मोशन है? 2 डायमेंशन। तो मैंने एक एक्सिस बना ली x और एक एक्सिस कौन सी है? y। एक एक्सिस क्या है? x और एक एक्सिस कौन सी है? y। ये 2 एक्सिस हमने बना ली इस तरह से। कौन सा मोशन है ये? 2 डायमेंशन मोशन, 2D। तो इस तरह से हमने एक्सिस को बनाया। अब क्या किया कि हमने एक पार्टिकल की पोजीशन यहाँ पे मान ली P, और थोड़ी देर बाद इसकी पोजीशन चेंज हो गई। थोड़ी देर बाद इसकी पोजीशन क्या हो गई? चेंज हो गई, P डैश। लेट दिस बी द पोजीशन। तो पार्टिकल की पोजीशन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। पार्टिकल की पोजीशन क्या हो रही है? चेंज। एक बार क्या थी? P और एक बार क्या हो गई? P डैश। इन दोनों को मैंने ऑरिजिन से कंबाइन कर दिया। इसे कंबाइन कर दिया ऑरिजिन से, एक इस तरह और एक इसको, दोनों को स्ट्रेट लाइन से हमने इनको कंबाइन कर दिया। इज दैट क्लियर? तो अब ध्यान से देखिएगा, XY कोऑर्डिनेट सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है? XY कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो किसी भी एक पॉइंट को हमें लोकेट करने के लिए हमें उसकी x की वैल्यू भी चाहिए और y की वैल्यू भी चाहिए। तो इन दोनों की हम x की और y की वैल्यूज को लोकेट करते हैं। क्या कहते हैं दोनों वैल्यूज को? लोकेट। तो लेट दिस बी x1 एंड लेट दिस बी y1। इसी तरह से ये वैल्यू x2 और ये वैल्यू y2, इन सभी वैल्यूज को हमने क्या कर दिया? लोकेट कर दिया डायग्राम में। कोई प्रॉब्लम नहीं आता। अब इनको लोकेट करने के बाद अब जैसे हमें ये डिस्टेंस निकालना है 0 O to P, ये ऑरिजिन है हमारे पास। ये क्या है? ऑरिजिन। ऑरिजिन से लेके P पॉइंट तक का हमें डिस्टेंस निकालना है। तो हम डिस्टेंस फार्मूला को यूज करके डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, बट हम इसको क्या मार्क कर रहे हैं? लेट दिस बी द पोजीशन वेक्टर। ये क्या है? पोजीशन वेक्टर R1। और P डैश के लिए ये क्या है? R2 है। ये पोजीशन वेक्टर क्या है? R2। पोजीशन वेक्टर्स क्या होते हैं? जो किसी भी वेक्टर की पोजीशन को बताते हैं। तो R1 P पोजीशन के लिए बता रहा है और R2 P डैश के लिए बता रहा है। तो ये दोनों क्या है? पोजीशन वेक्टर्स। अब हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि जो पार्टिकल है ये इस तरह से घूमता हुआ यहाँ पे ऐसे पहुंच गया। इस तरह से इसका क्या हो रहा है? मोशन हो रहा है। बट होता क्या है जनरली कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो इन दोनों को मैंने इस तरह से कंबाइन किया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही होगी। तो इस तरह से मैंने इनको कंबाइन कर दिया। इसकी डायरेक्शन इस तरफ, इसकी डायरेक्शन इस तरफ और इसकी डायरेक्शन इस तरफ। तो ये जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ पर ये लाइन किसकी है? डिस्प्लेसमेंट की। ये लाइन किसकी है? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हमने क्या मान लिया? लेट दिस बी डेल्टा R वेक्टर। कौन सा वेक्टर है ये? डेल्टा R वेक्टर। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट को। और डिस्प्लेसमेंट अपने अकॉर्डिंग क्या होता है? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो जब हम इस ट्राइंगल के अंदर, कौन सा ट्राइंगल है? इन ट्राइंगल OPP डैश, इसमें हम ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगाते हैं। कौन सा लॉ? ट्राइंगल लॉ। तो क्या आएगा देखिए यहाँ पर। तो R1 और जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा R है उन दोनों की डायरेक्शन तो सेम है और इसकी डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि R1 वेक्टर प्लस डेल्टा R वेक्टर इज इक्वल्स टू R2 वेक्टर। तो यहाँ से डेल्टा R वेक्टर किसके इक्वल आ जाएगा? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट को। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट को। इज दैट क्लियर? नाउ जब ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया तो अब अगर हमें इसे आगे सॉल्व करना है तो हमारे पास R2 और R1 की वैल्यूज होनी चाहिए। तो P वेक्टर क्या है? P वेक्टर का पोजीशन वेक्टर क्या था? R1। तो R1 किसके इक्वल है? x1 i कैप प्लस y1 j कैप। इसी तरह P डैश वेक्टर का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है? R2 वेक्टर। ये किसके इक्वल होगा? x2 i कैप प्लस y2 j कैप।
तो ये R2 और R1 की वैल्यू आ गई। अब हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, तो डेल्टा R किसके इक्वल आएगा, तो डेल्टा R2 की वैल्यू कितनी है, x2 i कैप प्लस y2 j कैप माइनस किसको करना है, R1 को, इसको माइनस करना है हमें R1 को, तो R1 कितना है x1 i कैप प्लस y1 j कैप। तो सेम प्रोसेस, एडिशन करना हो या सब्ट्रैक्शन करना हो, हम हमेशा क्या करते हैं, क्या आई कैप वाले को आई कैप वाले में ऐड, जे कैप वाले को जे कैप वाले में ऐड या सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे डेल्टा आर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू x2 माइनस x1 आई कैप y2 माइनस y1 जे कैप। यह आ गया हमारे पास, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब x2 माइनस x1 चेंज इन पोजीशन किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेल्टा x को हमने क्या मान लिया x2 माइनस x1 और डेल्टा y क्या है y2 माइनस y1। तो ये क्या आ गया, डेल्टा x आई कैप माइनस माइनस आएगा या प्लस आएगा, प्लस प्लस डेल्टा y जे कैप। तो ये हमारे पास क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब हमें अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए जो हम प्रोसेस अप्लाई करते हुए आते हैं हमेशा, तो डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा, अंडर रूट ऑफ डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई का होल स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। इज दैट क्लियर? अब हम देखते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी हमने बहुत बार पढ़ा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, डेल्टा आर, और हमने टाइम इंटरवल कितना मान लिया, डेल्टा टी। टाइम इंटरवल कितना मान लिया, डेल्टा टी। तो वेलोसिटी ये किसके इक्वल आएगा, इस वेलोसिटी को हम एवरेज वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। तो वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किसके इक्वल आ रहा है, इसके। तो ये क्या आ जाएगा, वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल्स टू डेल्टा x इंटू आई कैप प्लस डेल्टा y इंटू जे कैप डिवाइडेड बाय डेल्टा t। ये आ गया। t के ऊपर वेक्टर का साइन नहीं लगाया है, क्यों नहीं लगाया है, ये आप लोग को सोचना है। अब इसके आगे हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो b आ गया हमारे पास डेल्टा x प्लस डेल्टा x आई कैप प्लस डेल्टा y जे कैप अपॉन डेल्टा t। तो इसको हम सेपरेट कर लेते हैं। तो v वेक्टर विल बी इक्वल्स टू किसके इक्वल आएगा, डेल्टा x अपॉन डेल्टा t आई कैप प्लस डेल्टा y अपॉन डेल्टा t जे कैप। तो वेलोसिटी किसके इक्वल आ जाएगी, डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। ये कौन सी डायरेक्शन में वेलोसिटी है, x डायरेक्शन में। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, vx आई कैप प्लस vy जे कैप। तो ये हमारे पास वेक्टर आ गया, कौन सी डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में वेलोसिटी वेक्टर आ गया। क्या आ गया, वेलोसिटी वेक्टर। इज दैट क्लियर? ये होता है वेलोसिटी वेक्टर। बट एक टर्म हमने और पढ़ा, क्या, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या पढ़ा है हमने, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, पिछले चैप्टर में पढ़ा था। द वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर जो वेलोसिटी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। तो ये क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर हमें निकालनी है तो उसके लिए इस फॉर्मूले में थोड़ा चेंज आ जाता है। v इक्वल्स टू वहां पे हो जाता है लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टुवर्ड्स 0 डेल्टा x बाय डेल्टा t। लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टुवर्ड्स 0 डेल्टा x बाय डेल्टा t एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट का मतलब the change in time must be equal to 0. The change in time must be equal to 0. अगर आप किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे देखेंगे तो टाइम में तो चेंज होगा ही नहीं। तो ये क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और अगर यहाँ से लिमिट हटाते हैं तो ये इक्वल्स टू हो जाता है dx बाय dt के। किससे इक्वल हो जाता है, dx बाय dt के। तो ये भी हमें ध्यान रखना है।
अब वेलोसिटी का अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? सेम जैसे हमने पोजीशन वेक्टर का निकाला था, जैसे इसका निकाला था डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, वैसे ही इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा? vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर और इसका पूरे का रूट। और अगर डायरेक्शन निकालनी है वेलोसिटी की तो tan थीटा विल बी इक्वल्स टू vy अपॉन vx। वेलोसिटी इन y डायरेक्शन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, तो थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? tan इनवर्स vy बाय vx। ये क्या है? वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन, कि वेलोसिटी किस तरफ इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। क्लियर है सबको? तो इस तरह से आज हमने क्या पढ़ा? हमने दो चीज़ें पढ़ी। एक, सबसे पहले हमने देखा एनालिटिकल मेथड, फिर हमने देखा मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ पैरेललोग्राम लॉ, फिर हमने क्या पढ़ा? डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी वेक्टर इन 2 डायमेंशन मोशन। 2 डायमेंशन मोशन के अंदर हम ये सब चीज़ें कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो कैसे फाइंड किया हमने, अभी मैंने समझाया इसको। फिर भी अगर किसी को डाउट हो इस टॉपिक के अंदर, या जो आज हमने पढ़ा या जो अभी तक हमने पढ़ा है, तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।